हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिम्ब डेवलपमेंट। टेट्रापोड्स मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, तो टेट्रापोड्स पे लिम्ब डेवलपमेंट देखना है। टेट्रापोड्स में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इनमें जो लिम्ब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, लिम्ब दो तरीके का होता है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। अगर हम अपनी बात करें मैमल्स की या ह्यूमंस की, तो हमारे में फोर लिम्ब आएंगे, हमारे दोनों हाथ, और हाइंड लिम्ब आएंगी हमारे जो पैर हैं। ऐसे ही मोस्टली टेट्रापोड्स में यही चीज़ होगा। बर्ड्स के केस में अगर हम देखें जो फोर लिम्ब है वो होगा उनकी विंग्स। ठीक है, जो उनकी विंग्स होगी वो फोर लिम्ब होगी, और जो उनके क्लॉज हैं, जो पैर हैं, वो हाइंड लिम्ब आएंगे। तो इन्हीं सबका हमें देखना है डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं कि हमें सबका अलग अलग देखना है, सबका डेवलपमेंट पैटर्न सेम होता है। सेम जो मॉर्फोजेनेटिक रूल है, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है टेट्रापोड्स में, सबका एक ही है, और इसीलिए हम एज अ होल सबका देखेंगे। जो बेसिक पैटर्न है उसका एक ही में, क्योंकि सबका पैटर्न सेम है, सबका वही चीज़ मतलब उसी तरह डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए हम देखते हैं। तो लिम्ब डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे हमने ये बात कर ली कि हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा लिम्ब के बारे में और लिम्ब के एक्सेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जो लिम्ब है वो हमारी क्या है, 3D स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें तीनों एक्सेस होती हैं। और फिर क्या होता है, जो इसकी बोन्स हैं वो भी सब में सेम होता है। तो हम इसको एक बार यहाँ पे समझते हैं, पहले जो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं ऐसे समझते हैं हम। देखिए, ये ये मान लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ, और ये वाला जो हिस्सा है ये एल्बो वाला हिस्सा है। ठीक है, ऐसे हमारी बीच में आ गया, यहाँ पे कुछ बोन्स होती हैं, और उसके बाद ये है हमारी डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो बॉडी से अटैच हिस्सा है, मान लीजिए ऐसे बॉडी से अटैच जो हिस्सा है ये वाला, उसके बाद से ये जो हिस्सा शुरू होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्टाइलोपॉड। क्या कहला जाता है इसको? स्टाइलोपॉड। इसके बाद ये जो हिस्सा आता है एल्बो के बाद वाला, और ये जो रिस्ट कलाई तक वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ज्यूगोपॉड। क्या कहते हैं? ज्यूगोपॉड। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला हिस्सा है जिसमें डिजिट्स मतलब उंगलियां हमारी, और ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑटोपॉड। तो एक जो लिम्ब होता है उसमें ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। हाइंड लिम्ब में भी जो पैर वाला हिस्सा है उसमें भी सेम चीज़ होगी। जो बॉडी से अटैच जो पार्ट है, ठीक है, वो स्टाइलोपॉड होगा, उसके बाद जियोगोपॉड, उसके बाद ऑटोपॉड। ठीक है, देखिए स्टाइलोपॉड में जो जस्ट हमारी शोल्डर से जो अटैच्ड है, उसमें जो बोन होती है वो होती है हमारी ह्यूमरस। तो यहाँ पे बोन है हमारी, क्या है? ह्यूमरस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस है। यहाँ पे जो होती है, किस कलर से बना है, यहाँ पे बीच में आती है यहाँ पे हमारी रेडियस। ठीक है, दो बोन्स होती है बीच में हमारी, जाइगोपोड वाले हिस्से में रेडियस होती है, और एक होती है यहाँ पे अल्ना, अल्ना होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेटाकार्पल्स होते हैं, फिर यहाँ पे हमारी फैलेंजेस जो उंगलियां हैं ये होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक है स्ट्रक्चर उसका है, तो ये फोर लिम्ब का है। तो अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टाइलोपॉड वाले रीजन में फीमर आ जाएगा। ठीक है, जो थाई वाला बोन होता है, थाई बोन जो होता है, यहाँ पे जियोगोपॉड वाले हिस्से में क्या आएगा, टिबिया फिबुला आ जाएगा, और यहाँ पे मेटाटार्सल्स आ जाएंगी, टोज आ जाएंगी। तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है लिम्ब का वो ये है। ठीक है, स्टाइलोपॉड, जियोगोपॉड, ऑटोपॉड। ये आयु समझ में आया हो? ठीक है, तीन हिस्से आप खुद एक बार आप करिए। जैसे एल्बो तक वाला हिस्सा जो शोल्डर से अटैच है, और एल्बो तक का जो हिस्सा है वो है हमारे स्टाइलोपॉड। फिर एल्बो से लेके जो कलाई तक है वो जिगोपॉड, और फिर जो हमारी कलाई से उंगलियां सब है वो क्या है, ऑटोपॉड है। ठीक है, अब हम एक्सेस की बात करते हैं। हमने कहा कि 3 डायमेंशनल एक्सेस होती हैं। तो देखिए, जो बॉडी से अटैच्ड पार्ट है, ये वाला जो बॉडी से अटैच पार्ट दूसरी जगह बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है,
ये जो बॉडी से अटैच पार्ट होता है, जो बॉडी के पास है, ठीक है, जो हमारे शोल्डर के पास वाला है, तो वो क्या है हमारा प्रॉक्सिमल। पी से पास, टी से प्रॉक्सिमल, वो प्रॉक्सिमल होता है। जो दूर होता है वो क्या होता है डिस्टल। टी से डिस्टल, डी से दूर, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। आप अपना ये हाथ लीजिए और देखिए थंब, जो हमारा अंगूठा है वो होता है एंटीरियर, और जो सबसे लास्ट वाली फिंगर है, छोटी वाली उंगली, पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर जिसे हम कहते हैं, वो होता है पोस्टीरियर, ठीक है। फिर डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल जो हमारी ये है पाम वाला रीजन है, वो हमारी पाम वाला रीजन है, हथेली जो है जिस पे रेखाएं बनी हुई हैं, सब लाइंस, वो होता है वेंट्रल। उसके ऊपर वाला होता है नकल, जिसे हम कहते हैं, वो डॉर्सल साइड होता है। तो तीन क्या होते हैं एक्सिस होती है। क्लियर हो गया। देखिए बॉडी से जो अटैच पार्ट है, जो पास है बॉडी के, शोल्डर के पास है, वो क्या है प्रॉक्सिमल है। जो दूर है उंगली के पास है वो डिस्टल है, ठीक है। तो ये एक एक्सिस हो गई ऐसे। फिर क्या होता है, फिर वो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर हो गई हमारी, थंब हो गई एंटीरियर, और लिटिल फिंगर जो सबसे लास्ट वाली उंगली है वो पोस्टीरियर। फिर वो हो जाएगा हमारा वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल पाम वाला रीजन, और उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा डॉर्सल। तो ये क्या है, ये हमारे तीनों एक्सिस हैं। तो जब हम लिम्ब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये तीनों एक्सिस क्या होती है, तीनों एक्सिस ही बनते हैं। भाई लिम्ब डेवलपमेंट होगा तो पूरा का पूरा ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड बनता है। मतलब पहले सबसे पहले क्या होता है, हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद हमारा ये बनता है एंटीरियर पोस्टीरियर बनता है। मतलब ये वाला ऑटोपॉड वाला हिस्सा बन जाएगा हमारा, एंटीरियर पोस्टीरियर बन जाएगा, थंब और पिंकी फिंगर वाली। फिर उसके बाद डॉर्सल वेंट्रल है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, लिम्ब डेवलपमेंट इस मैनर में होता है। तो ये हमने जस्ट बेसिक बात कर ली है लिम्ब डेवलपमेंट की, कि लिम्ब डेवलपमेंट की तो भी हमने बात की है, स्ट्रक्चर की बात हमने की है, जो भी उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इतनी सारी बात। तो आई होप ये समझ में आई हो, क्योंकि ये बेसिक है, बिना इसके तो लिम्ब डेवलपमेंट पूरा होगा ही नहीं। जब पता होगा उसके बारे में फिर तो देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो लिम्ब डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक पीरियड से हमें देखना है लिम्ब डेवलपमेंट। तो हम जानते हैं कि तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो लिम्ब डेवलपमेंट का ओरिजिन है ना, वो मेसोडर्मल है। मतलब मेसोडर्म से क्या होती है, लिम्ब डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन मेसोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन मेसोडर्म और एक्टोडर्म दोनों साथ में इंटर करेक्ट करके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमारी पूरी लिम्ब डेवलपमेंट की प्रोसेस को पूरा करते हैं। लेकिन जो ओरिजिन है वो क्या है, मेसोडर्मल ही है। मतलब मेसोडर्म से ही लिम्ब डेवलपमेंट होता है। तो इतनी हमने बात की, तो उसी को अभी हम देखते हैं, और उसके बारे बाद में और जो भी बातें हैं वो हम अभी देखेंगे। देखिए यही हमने लिखा है कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और यहाँ पे वही बात लिखी गई, ये जो बॉडी से अटैच हिस्सा है वो ये ह्यूमरस बोन है हमारी, वो स्टाइलोपॉड में आएगी। फिर रेडियस अल्ना है, वो जीगोपॉड में आएगी। और ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा ऑटोपॉड में आता है। ये बात हो गई। देखिए many recent studies shows that the basic morphogenetic rules for forming a limb appears to be the same in all tetrapods। जितने भी टेट्रापोड्स हैं सब में जो सेम, जो बेसिक मॉर्फोजेनेटिक रूल है, जो मॉर्फोजेनेसिस का रूल है कि कैसे बनेगा लिम्ब, वो सेम है। इसीलिए हम एक एज अ होल देखते हैं सब में। डेवलपमेंट ऑफ द टेट्रापोड लिम्ब हैज टू फंक्शन इन अ 3D कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। जैसे हमने कहा कि डेवलपमेंट जो होता है टेट्रापोड लिम्ब का, वो थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, तीन एक्सिस है हमारे पास। तो सबसे पहला होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस होता है। अब ये देखिएगा, ये याद रखने वाली चीज और याद करने वाली है। प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड में, एक्सिस में कौन कौन से जीन्स होते हैं, हॉक्स फैमिली के जीन्स होते हैं, और एफजीएफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, इनके जीन्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से जीन क्या काम करते हैं, लेकिन एक याद रखने के लिए कि ये चीज़ होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में सोनिक हेजहॉग होता है, एसएचएच, ठीक है। और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में WNT7A प्रोटीन काम में आता है। तो ये वाली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इसको पता होने चाहिए कि प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस में कौन कौन से जीन्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के जीन्स होते हैं फैमिली के, मतलब FGF8 10, ये सारी जीन्स है वो होंगे। हॉग जीन्स होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में सोनिक हेजहॉग जाता है हमारा, और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में WNT7A प्रोटीन काम करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली जो पूरा हमारा लिम्ब डेवलपमेंट है ना, उसमें क्या होता है, हॉक्स जीन्स होते हैं पहली बात तो, ठीक है। फिर रेटिनोइक एसिड होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टीबीएक्स,
ये 3 तरह के जो जीन है जो प्रोटीन है वो काम में आते हैं लिम्ब डेवलपमेंट में। कैसे? देखिए हमने कहा 2 तरीके का होता है, हाइंड लिम्ब होता है, फोर लिम्ब होता है। फोर लिम्ब में क्या होता है, जब फोर लिम्ब बनना होता है, यहाँ पे फोर लिम्ब की बात करते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, हॉक्स होते हैं, रेटिनोइक एसिड होते हैं और कौन से टीबीएक्स। ये 3 तरीके के हैं जो हमारी लिम्ब डेवलपमेंट करवाएंगे। तो देखिए अगर तो जब फोर लिम्ब होगा, फोर लिम्ब जब बनना होता है, और अभी डिटेल में हम बात करेंगे, अभी बस हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जीन काम आएंगे। तो फोर लिम्ब के लिए हॉक्स 5 और 6 जो होते हैं, ये क्या करते हैं, करवाता है ये फॉर्मेशन हॉक्स 5, ठीक है। और जब ये होता है हमारा हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब के केस में हॉक्स 9 और 10 होते हैं, ठीक है। तो हॉक्स जीन ये होता है और रेटिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। और टीबीएक्स की बात करें तो हाइंड लिम्ब के केस में टीबीएक्स होता है 4 और फोर लिम्ब के केस में टीबीएक्स 5। ये क्या होते हैं, फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर ली हमने, अब हम देखते हैं एक एक जो पॉइंट है। तो हमने इतना बात किया था कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में और ये सारी चीज़ों में ये प्रोटीन्स और जीन्स हैं काम में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब हम आते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट के, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट के। तो जो टेट्रापोड का लिम्ब डेवलपमेंट है वो हम कह सकते हैं कि 5 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले तो एक लिम्ब बड बनती है, लिम्ब बड से भी पहले कह सकते हैं कि एक लिम्ब फील्ड बनता है। जैसे आई डेवलपमेंट में हमने देखा था कि पहले आई फील्ड बनता है, उसके बाद आई बनती है। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है कि पहले एक लिम्ब बड बनता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि जैसे ही लिम्ब बड बना तो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस बनती है। थर्ड स्टेप होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनेगी। फिर लास्ट में टॉर्सल वेंट्रल एक्सिस बनती है और उसके बाद सेल डेथ होती है, फॉर्मेशन होती है उंगलियों की या डिजिट्स की, इन सारी चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी, फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड की, कि लिम्ब बड क्या होता है। देखिए लिम्ब की फॉर्मेशन जो होती है ना, हमने कहा कि मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है, मीजोडर्म से होती है। तो जब एम्ब्रियो में एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के हिस्से में होता है लेटरल प्लेट मीजोडर्म होता है, ठीक है। ये मीजोडर्म है हमारी। तो मीजोडर्म के 2 हिस्से होते हैं हमारे, एक होता है लेटरल प्लेट मीजोडर्म, लेटरल प्लेट मीजोडर्म, और दूसरा होता है सोमाइट्स। ये दोनों हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं हमारी लिम्ब फॉर्मेशन में। तो ये जो एलपीएम, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लेटरल प्लेट मीजोडर्म को। जो तो लेटरल प्लेट मीजोडर्म होता है ना, ये लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर होता है। क्या होता है, लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर होता है। लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर मतलब ये लिम्ब का जो स्केलेटल है उसको तैयार करेगा, प्रिकर्सर। लिम्ब का स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है, एलपीएम, ठीक है। एलपीएम की जो सेल्स होंगी लेटरल प्लेट मीजोडर्म की, और सोमाइट्स क्या करती हैं, ये लिम्ब मसल प्रिकर्सर होती हैं। क्या होती है, लिम्ब मसल प्रिकर्सर, मतलब ये लिम्ब की मसल्स तैयार करेंगी। मतलब अगर ये एलपीएम की बोन्स होती हैं तो ये क्या, एलपीएम की सेल से ये स्केलेटल तैयार कर देगी, ये बोन वगैरह, और इसके ऊपर हमारी क्या करेगी, ये जो सोमाइट्स की सेल्स हैं ये मसल तैयार करती हैं। तो बात हमारी ये है कि लिम्ब के डेवलपमेंट में क्या होता है, मीजोडर्म ऑरिजिन होता है, मीजोडर्म की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर होता है, ठीक है। और जो सोमाइट सेल्स होती है वो मसल्स प्रिकर्सर होती है, वो लिम्ब की मसल्स बनाती हैं। होता क्या है कि सबसे पहले एक लिम्ब बड की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, सबसे पहले लिम्ब बड की फॉर्मेशन होती है। लिम्ब बड की फॉर्मेशन होने के लिए सोमाइट्स की सेल, सोमाइट्स जो है वो मतलब लिम्ब मसल प्रिकर्सर, और जो एलपीएम होता है लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ये दोनों सेल्स माइग्रेट करती हैं, ठीक है। माइग्रेट करके
क्या करेंगी, ये एक्टोडर्म होगा हमारा, एक्टोडर्म तो होगा ही नहीं, सबसे आउटर हिस्सा एक्टोडर्म, ज़्यादा डाउट हो गया, एक्टोडर्म होगा। यहाँ पे जाती है ये माइग्रेट करके, कौन, सोमाइट्स और एल्पियम, और माइग्रेट करते करते जाते जाते यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ पे दोनों मतलब समझिए पहुँच गए। उसमें भी हमारी सोमाइट्स इधर रहेगी, स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सोमाइट्स इधर रहती है, फिर एल्पियम, फिर ये एक्टोडर्म, ये ऐसा हमारा लिम्ब फील्ड का हिस्सा है, ये लिम्ब फील्ड बनाती है ये पूरा। लिम्ब फील्ड मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, एक एरिया है ऐसा, जो क्या करता है, जिसके हर सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो लिम्ब बना सके, ठीक है। तो लिम्ब फील्ड में लिम्ब बर्ड बनती है। लिम्ब बर्ड कैसे बनती है कि जो सोमाइट्स होते हैं और जो एल्पियम होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, और एक्टोडर्म, एक्टोडर्म की लेयर तो होगी ही ना सबसे ऊपर, एक्टोडर्म के पास पहुंच जाते हैं माइग्रेट करते करते, और यहाँ पे ये जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है वो मीसेनकाइल सेल्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, मीसेनकाइल सेल्स में, यहाँ पहुँच के मीसेनकाइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहीं पे ये सभी क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेल डिवाइड करेंगे। अगली, और यहाँ पे डिवाइड करेंगी, तो डिवाइड करेंगी तो सेल्स जब बढ़ेंगे, नंबर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे थोड़ा ये स्ट्रक्चर जो है, ये एक्टोडर्म वाला, ये जो स्ट्रीट है ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा क्या ऐसे, एक सर्कुलर बल्ज आउट स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी सर्कुलर बल्ज आउट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाए तो ऐसे कुछ, ठीक है, और ये हमारा मीसेनकाइम सेल्स है, मीजोडर्म वाले एरिया है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, अब ये पूरा फॉर्मेशन स्ट्रक्चर लिम्ब बर्ड का हो गया है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है एक्टोडर्मल वाला, ये भी डिवाइड थोड़ा करता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो हम इसको एपिकल एक्टोडर्मल रिज कहते हैं, ठीक है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अभी इसकी फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो ये हमारी लिम्ब बर्ड बन गई। अब लिम्ब बर्ड में एक स्पेसिफिक इसको थोड़ा अच्छे से बनाए हम, तो देखिए ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज हो गई हमारी, और यहाँ पे हमारी मीसेनकाइम सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, डिवाइड कर रही हैं। तो ये जो डिवाइड कर रही है ना, तो इसको प्रोलिफरेशन जोन कहा जाता है, सॉरी प्रोग्रेस जोन कहा जाता है, ये तो प्रोग्रेस जोन कहा जाता है। प्रोग्रेस जोन मतलब यहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस जोन है ये प्रोग्रेस जोन है। और यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे क्या होता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी होता है। तो ये वाले स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, फिर से ड्रॉ करेंगे हम, और इसका काम है अभी, ठीक है। तो हमारी अब क्या होगी, लिम्ब बर्ड बन चुकी है, लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए लिम्ब बर्ड के बारे में क्या है। तो देखिए, लिम्स विल नॉट फॉर्म जस्ट एनीवेयर अलोंग द बॉडी एक्सिस। बॉडी एक्सिस में लिम्ब कहीं भी नहीं बन जाएगी, हमारे लिम्स है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, टेट्रापॉड्स की लिम्ब है या किसी की भी, तो एक स्पेसिफिक जगह पे है, कहीं भी तो नहीं है। तो रेदर देयर आर डिस्क्रीट पोजिशंस वेयर लिम्ब फील्ड्स आर जनरेटेड। तो क्या होता है, बॉडी में, जो बॉडी एक्सिस में कुछ स्पेशल पोजीशंस होती हैं, वहीं पे लिम्ब फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। लिम्ब फील्ड होती क्या है, तो रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑल द सेल्स इन द एरिया कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ लिम्ब ऑन देयर ओन इज द लिम्ब फील्ड। लिम्ब फील्ड क्या एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा एरिया है जिसके सारे जो सेल्स हैं वो कैपेसिटी रखते हैं, वो कैपेबल है क्या बनाने की, लिम्ब बनाने की, उसी जो एरिया है उस सेल्स का ग्रुप है, हम उसको लिम्ब फील्ड कहते हैं। अब देखिए लिम्ब डेवलपमेंट शुरू कब होता है, तो लिम्ब डेवलपमेंट बिगिंस व्हेन मेसेनकाइम सेल्स, देखिए मेसोडर्म से सब जब माइग्रेट करके एक्टोडर्म के पास पहुंचता है, एक्टोडर्म टिश्यू में, तो हम उसको मेसेनकाइम कहते हैं। मेसेनकाइम क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वही है। तो मीम डेवलपमेंट कब शुरू होता है, व्हेन मेसेनकाइम सेल्स प्रोलिफरेट फ्रॉम द सोमैटिक लेयर ऑफ द लिम्ब फील्ड लेटरल प्लेट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म से जाएगी, जो क्या होता है, लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर होता है, और सोमाइट्स जो लिम्ब बसल प्रिकर्सर है, ये माइग्रेट करती हैं और प्रोलिफरेट करती है, कहाँ जाके, उस एपिडर्मल टिश्यू के पास। तो दीज सेल्स एक्यूमुलेट अंडर द एपिडर्मल टिश्यू टू क्रिएट अ सर्कुलर बल्ज कॉल्ड अ लिम्ब फील्ड, और ये जाती हैं यहाँ पे क्या करती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, लिम्ब फील्ड कहते हैं, सॉरी लिम्ब बर्ड कहते हैं। वो पूरा एरिया तो हमारा लिम्ब फील्ड होता है। सिग्नल फॉर लिम्ब बड फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द लेटरल प्लेट मेसोडर्म cells that will become the prospective limb mesenchyme। और
लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए उसको सिग्नल कहाँ से आता है, तो उसको जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है जो माइग्रेट करके अब लिम्ब मीसेंकाइम में बन चुकी है, वही सिग्नल देती है उसको लिम्ब बड बनाने के लिए। और सिग्नल होता किस चीज़ का है, तो FGF10 का। FGF10 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10, और ये एक पैराक्राइन फैक्टर है। पैराक्राइन फैक्टर क्या होते हैं, मान लीजिए ये कुछ सेल्स का ग्रुप है, तो यहाँ की जो सेल्स कुछ रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये पास के सेल्स पे ही सिर्फ अफेक्ट करेगा, बहुत दूर नहीं एक्ट करता है। तो ये पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। तो लिम्ब बड की फॉर्मेशन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है, लेटरल प्लेट मीजोडर्म से आता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो मीसेंकाइम सेल्स हैं उनसे आता है। और होता क्या है उस सिग्नल में, FGF10 होता है। FGF10 होता है, FGF10 कैपेबल होता है किसके लिए, ऑफ इनिशिएटिंग द लिम्ब फॉर्मिंग इंटरेक्शंस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म। ये जो FGF10 बना है, अब ये इसके पास कैपेसिटी है कि वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच अब इंटरेक्शन करवाए और लिम्ब फॉर्मेशन कराए। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, अब ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, मीसेंकाइम सेल्स जो है तो मीजोडर्म ही। तो अब ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और हमारा इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन से ही पूरा का पूरा लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। ये देखिए हमने कहा कि लिम्ब बड बनने के लिए इनिशिएट कौन करता है, सिग्नल कौन देता है, तो यही रिलीज करता है जो मीसेंकाइम सेल्स होती हैं, वो FGF10 रिलीज करती हैं जो ये फॉर्मेशन करवाता है। एक बार ये स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ये एक्टोडर्म टिश्यू जिसको हम एपिकल एक्टोडर्मल रिज कहते हैं, और लिम्ब बड बन गया, ये मीसेंकाइम सेल्स बन गई, तो अब इन दोनों के बीच में, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इन्हीं की इंटरेक्शन की वजह से पूरा का पूरा हमारा लिम्ब का जो है डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ हो गई। तो हमने अभी लिम्ब बड का फॉर्मेशन देखा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब कैसे बनेगी, किस चीज़ से बनेगी, और फोर लिम्ब बनेगी, ये बात हमने की है। तभी भी एक बार देखिए कि द जीन एनकोडिंग द TBX5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ट्रांसक्राइब इन फोर लिम्ब। जो TBX5 एक्सप्रेस करता है वो फोर लिम्ब बनाता है। जहाँ पे TBX5 का एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे फोर लिम्ब्स बनती है, ठीक है, मतलब हमारे हाथ। और बर्ड्स के केस में क्या बनेगा, विंग बनेगा। वाइल द जीन एनकोडिंग द क्लोजली रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX4 इज एक्सप्रेस्ड इन हाइंड लिम्ब। और जहाँ पे TBX4 एक्सप्रेस होता है वहाँ पे हाइंड लिम्ब बनती है। TBX4 के साथ साथ आइलेट वन होता है, पिट्स वन भी होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। अभी उसको देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए क्या आता है कि इंडक्शन ऑफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज। एपिकल एक्टोडर्मल रिज क्या है, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक्टोडर्मल है, एपिकल है, ठीक है। इसको हमने सैलमेंडर के लिम्ब रीजनरेशन में भी ये वाला पार्ट पढ़ा है। तो देखिए क्या होता है, इंडक्शन मतलब एपिकल एक्टोडर्मल रिज बनती कैसे है। तो as mesenchyme cells enter the limb region, they secrete factors that induce the overlying ectoderm to form a structure called the apical ectodermal ridge. जैसे ही mesenchyme cells हमने कहा माइग्रेट करके पहुंचती है उस हिस्से में एक्टोडर्म टिश्यू के नीचे, तो वो क्या करती है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो उस एक्टोडर्म को क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं कि वो एक स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम क्या कहते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, AER. This ridge runs along the distal margin of the limb bud and will become a major signaling center for the developing limb. ये जो ridge है हमारी एपिकल एक्टोडर्मल रिज को एंटीरियर सॉरी डिस्टल साइड पे मार्जिन पे लाई कर रही है, और हमारे डेवलपिंग लिम्ब के लिए बहुत ही एक अच्छा सिग्नलिंग सेंटर होती है। यहाँ पे डिस्टल देखिए, ये चीज़ मान लीजिए यहाँ पे ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये एम्ब्रियो वाला हिस्सा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो बॉडी से अटैच पार्ट तो ये है, ये प्रॉक्सिमल है, और ये वाला हिस्सा तो हमारा डिस्टल ही होगा ना, दूर है तो जो एपिकल एक्टोडर्मल रीज है वो कहाँ लाई करती है, एक्टोडर्मल सॉरी डिस्टल मार्जिन पे लाई करती है। ये हो गया। अब रोज की बात करते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल के रिज के रोज क्या 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 ही फंक्शन परफॉर्म करती है, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या क्या रोल परफॉर्म करती है, तो पहला है कि मेंटेनिंग द mesenchyme beneath it in a plastic proliferating phase that enables the linear proximal distal growth of the limb। सबसे पहला रोल एपिकल एक्टोडर्मल रिज का है कि उसके नीचे जो mesenchyme सेल्स है, ये जो है इसके नीचे ही ना है ही, तो हमेशा इसको एक कांस्टेंट प्रोलिफरेटिंग फेज में एक डिवीजन, मतलब वो डिवाइड करती रहे, क्योंकि डिवाइड करेगी तभी तो बढ़ेगा सेल्स और वो एक प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड बनेगी। तो उसको प्रोलिफरेटिंग फेज में रखने का जो काम है वो एपिकल एक्टोडर्मल रिज करती है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल
जो एक्सिस है वो बन पाएगी, जो ग्रोथ है लिम्ब का वो हो पाएगा। दूसरा फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स दैट जनरेट द एंटीरियर पोस्टीरियर थंब पिंकी एक्सिस। दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करती है कि उन मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करती है जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाने वाले हैं। तो इसका दोनों चीज में रोल आ गया, एपिकल एक्टोडर्मल रिज का प्रॉक्सिमल डिस्टल में भी आ गया, और किस में आ गया, हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी एपिकल एक्टोडर्मल रिज का क्या होता है, रोल है। कैसे, क्योंकि वो एपिकल एक्टोडर्म सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होंगे वो उनको भी मेंटेन करके रखती है। थर्ड फंक्शन क्या परफॉर्म करती है एपिकल एक्टोडर्मल रिज, कि इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन्स स्पेसिफाइंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस सो दैट ईच सेल इज गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डिफरेंशिएट। और उन प्रोटीन्स के साथ भी ये इंटरेक्ट करती है जो एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को स्पेसिफाई करेंगे, और ताकि इंटरेक्ट करती है हर प्रोटीन के साथ ताकि वो बढ़िया से हर सेल में जाके स्पेसिफाई हो सके और डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, तो ये फंक्शंस परफॉर्म करती है AER। नेक्स्ट है कि द फैक्टर्स सिक्रेटेड बाय द मेसेनकाइम सेल्स टू इंड्यूस द AER इज प्रोबेबली FGF10। हमने बात कहा ना कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज कैसे बनती है, ये जो मेसेनकाइम सेल्स है जस्ट अंडरलाइन उसकी है, ये एक्टोडर्म है, इसके नीचे जो मेसेनकाइम सेल्स हैं ये क्या रिलीज करती है, FGF10 रिलीज करती है, उसी की वजह से AER बनता है। FGF10 is capable of inducing the AER in the competent ectoderm between the dorsal and ventral sides of embryo। और FGF10 होता है, इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये AER को क्या करे, कि वो एक कॉम्पिटेंट मतलब वो सिग्नल रिसीव करने लायक रहे, उस स्टेट में रखी रहती है ताकि डॉर्सल और वेंट्रल साइड जो है एम्ब्रियो का उसके बीच में। ठीक, तो ये अब तक हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड की और AER की, मतलब हमारी AER बन चुकी है और लिम्ब बड भी तैयार हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, जब ऐसा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आ चुका है, इसको डिलीट करते हैं, एक सेकेंड। हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ चुका है, तो अब क्या होगा, अब ये बॉडी से अटैच है, ये एम्ब्रियो से अटैच है, तो अब हमारी लिम्ब बनेगी। तो लिम्ब बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जनरेटिंग द प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस ऑफ द लिम्ब। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल एक्टोडर्मल रिज की, जो एक्टोडर्मल कंपोनेंट है। ठीक है, हमने पहले कहा ना कि देखिए मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है लिम्ब की, लेकिन अब जब एपिकल एक्टोडर्मल रिज बन गई है उसके नीचे जो मेसेनकाइम सेल्स है, तो अब एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों इंटरैक्ट करेंगी आपस में, और उन्हीं के इंटरेक्शन से अब हमारा पूरा का पूरा लिम्ब बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस के बनने की। तो इसमें अभी हम बात करेंगे एक्टोडर्मल कंपोनेंट, जो हमारी एपिकल एक्टोडर्मल रिज है उसकी। तो देखिए, द प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ एंड the differentiation of limb bud is made possible by a series of interactions between the limb bud mesenchyme and the AER। क्या होगा कि जो भी प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ है हमारी लिम्ब की और डिफरेंशिएशन की लिम्ब की, तो वो एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस होती रहती है, किसके किसके बीच में, ये लिम्ब बड जो मेसेनकाइम है, ये लिम्ब बड जो मेसेनकाइम है ऐसा कुछ, और ये हमारी एपिकल एक्टोडर्मल जो रिज इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे देखिए जो सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, ये चीज़ एकदम याद होनी चाहिए बढ़िया से, किस कलर नहीं लेते। देखिए, सबसे पहले हम फोर लिम्ब की फॉर्मेशन देखते हैं कि फोर लिम्ब कैसे बनता है। फोर लिम्ब बना, अब देखिए प्रॉक्सिमल डिस्टल इन पर ऐसा वाला हिस्सा जो हमारा बनेगा, अगर पैर की बात करें ऐसे, हाथ की बात करें ऐसे, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल इन बनेगी, तो फोर लिम्ब की हम बात करें उसमें, तो फोर लिम्ब में क्या होता है कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म है। ठीक है, ये वाला हिस्सा लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, या क्या क्या कहें हम, मेसेनकाइम कह सकते हैं, मेसन, और ये एक्टोडर्म है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा में। तो होता क्या है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में यहाँ पे क्या होता है कि रेटिनोइक एसिड होती है, क्योंकि फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होगा तो TBX5 है जो, तो वो एक्सप्रेस होगी, तो रेटिनोइक एसिड होती है, TBX5 को क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। TBX5 क्या करेगा, WNT2B जो पाथवे है हमारा, WNT2B प्रोटीन है, उसको क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब WNT2B पाथवे प्रोटीन होगा, वो क्या करेगा, FGF10 को सिंथेसिस करेगा, और FGF10 एक पॉजिटिव लूप चलता रहेगा इनके बीच में। FGF10 जो है अब TBX5 के एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करेगी, और ये FGF10 अब एक्टोडर्म में क्या करेगी, एक्टोडर्म में जाके WNT3A प्रोटीन
को पकड़ेगी और ये बीटा कैटेनिन पाथवे चला के FGF8 का सिंथेसिस करेगी एक्टोडर्म में। और FGF8 का काम होता है कि ये FGF10 की सिंथेसिस को, FGF10 को मेंटेन करके रखे। क्या होता है यहाँ पे कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म में क्या होगा कि यहाँ पे रेटिनोइक एसिड होगा, तो ये क्या करेगा, ये TBX5 को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और TBX5 क्या करेगा, WNT2A जो प्रोटीन है उसको लेगा और क्या बनवाएगा, FGF10 की सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे FGF10 बन गया। अब FGF10 क्या करेगा, एक्टोडर्म में FGF8 की सिंथेसिस करवा देता है। किससे, WNT3A के द्वारा बीटा कैटेनिन पाथवे चलेगा और FGF8 बन जाती है। FGF8 जब बनती है तो क्या होता है, वो FGF10 की सिंथेसिस को मेंटेन करके रखी रहती है। तो ये एक पॉजिटिव लूप इन सबके बीच में चलता रहता है और इन्हीं के इंटरेक्शन से चलता रहता है। और हमारी जो सेल्स होती हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को अमाउंट को मेंटेन करके रखी रहती है, तो बढ़िया से वो डिवाइड करता जाएगा और हमारा जो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड है, वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये ऐसा होता है फोर लिम्ब के फॉर्मेशन में। हैंड लिम्ब में भी सेम चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता रहता है। क्या होता है हैंड लिम्ब में कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म है और ये एक्टोडर्म वाला हिस्सा है। तो लेटरल प्लेट मेसोडर्म या मेसेनकाइम जो है हमारी सेल्स, इसमें क्या होती है, आइलेट या पीटेक्स वन होगा। आइलेट वन पीटेक्स वन होता है। आइलेट जो होता है वो आइलेट वन जो होता है वो माउस में पाया जाता है, माउस में। और पीटेक्स वन चिक का जब डेवलपमेंट होता है, लिम्ब डेवलपमेंट, तो उसमें होता है। ये क्या करते हैं, TBX4 होता है, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, WNT8C को क्या करेंगे, प्रोटीन को लेंगे और FGF10 की सिंथेसिस होगी। अब FGF10 से हम क्या करेंगे, TBX4 को मेंटेन करके रखेगा। और ये FGF10 एक्टोडर्म में क्या करेगा, यहाँ पे सेम WNT3A प्रोटीन होगी और ये FGF8 की सिंथेसिस करेगी, जो इसको मेंटेन करके रखी रहेगी, FGF10 की सिंथेसिस को। तो ये जो पूरा एक जो साइकिल है, ये वाला अगर आपको याद रहेगा कि कौन क्या करके रखता रहता है, तो यही सेम साइकिल तो यही चलता रहेगा, डिवाइड होते रहेंगे और हमारा प्रोलिफरेशन होता रहेगा। तो इस तरीके से फोर बनेगी और इस तरीके से हैंड लिम्ब की फॉर्मेशन होगी। ये चीज़ अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो द proximal distal growth and differentiation of limb bud is made possible by a series of interactions between the limb bud mesenchyme, ये lateral plate mesoderm, और किसके बीच में, AER के बीच में, ये एक्टोडर्म वाले जी, इसके बीच में इंटरेक्शन होती रहेगी। ये वाला इंटरेक्शन चलता रहेगा और क्या होता रहेगा, सेल्स डिवाइड करती रहेंगी, हमारा proximal distal limb बन जाएगा। These interactions were demonstrated by the result of several experiments on the chick embryo। और ये इस बात का हमें पता कैसे चला कि ये ही चल रहा है, तो चिक एम्ब्रियो में जो एक्सपेरिमेंट करे गए उनके बेसिस पे। तो क्या क्या किया गया देखिएगा। If the apical ectodermal ridge is removed at any time during limb development, further development of distal limb skeletal element ceases। अगर एपिकल एक्टोडर्मल रिज को लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान किसी भी स्टेज में, आप कभी भी हो रहा है, लिम्ब डेवलपमेंट चल रहा था, आपने कभी भी एपिकल एक्टोडर्मल रिज को रिमूव कर दिया, तो फर्दर क्या होगा, फर्दर लिम्ब डेवलपमेंट नहीं होगी, रुक जाएगी लिम्ब डेवलपमेंट, जहाँ की थी वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप होता है कब, जब आपने AER को एपिकल एक्टोडर्मल रिज को रिमूव कर दिया है तो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इफ एन एक्स्ट्रा AER, एक्स्ट्रा एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज ग्राफ्टेड ऑनटू एन एग्जिस्टिंग लिम्ब बड, सुपरन्यूमरी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड यूजुअली टुवर्ड द डिस्टल एंड ऑफ द लिम्ब। अगर आप क्या कर रहे हैं कि AER है पहले से ही, एपिकल एक्टोडर्मल रिज है, और आप उसके ऊपर एक और AER लगा दे रहे, ग्राफ्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, फिर से सुपरन्यूमरी में एक से ज्यादा जो है वो उतना बन जाएगा, लिम्ब बन जाएगा, और वो भी डिस्टल लिम्ब पे। मतलब अगर कुछ ऐसा है, देखिए ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज थी और आपने इसके ऊपर एक और डाल दी एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ठीक है, और एक और डाल दी, तो अब क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, सुपरन्यूमरी स्ट्रक्चर का होगा। मतलब यहाँ पे लिम्ब ऐसे बनना था, एक और लिम्ब पूरी की पूरी बन जाएगी, वो भी कैसे, डिस्टल एंड पे। ये ऐसा कुछ है, क्या बन गया, ऐसा कुछ लिम्ब बनना था, ठीक है, क्योंकि आपने एक और AER के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दिए, ग्राफ्ट कर दिए, तो डिस्टल एंड पे फिर से पूरा को पूरा दूसरा एक लिम्ब बन जाएगा। तो ये दूसरा केस होता है। तीसरा केस क्या होता है कि इफ लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग
apical ectodermal ridge. Distal hind limb structures develop at the end of the limb. अगर लेग mesenchyme को मतलब हिंड लिम्ब के mesenchyme को आप उठा के विंग एक्टोडर्मल एपिडर्मल रिज में मतलब जो इसको विंग बनना था उसकी डायरेक्ट नीचे रख दे रहे हैं तो क्या होगा वहां पे हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। वो भी क्या होगा हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेग मेसेनकाइम में TBX4 है, वो लेग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप उठा के उसको विंग वाले के पास रख दे रहे हैं तो उसको तो जो काम है वही बनाएगा। तो क्या होता है वहाँ पे डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। चौथा होता है कि अगर आप मेसेनकाइम ले रहे हैं लेग मेसेनकाइम को ही और आप उसके एआर से थोड़ा दूर पुट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपने डायरेक्टली एआर के नीचे ही पुट कर दिए थे लेकिन उसको दूर पुट कर रहे हैं, तो जो हिंड मेसेनकाइम होता है वो विंग स्ट्रक्चर के साथ ही क्या हो जाता है इंटीग्रेट हो जाता है और विंग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। ये कुछ होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इफ लिम्ब mesenchyme इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिम्ब mesenchyme beneath the AR regresses and limb development ceases। अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप लिम्ब mesenchyme को हटा के वहां पे कोई दूसरा सेल डाल दे रहे हैं, नॉन लिम्ब mesenchyme डाल दे रहे हैं, तो अब तो वहां पे होगा ही नहीं कुछ, भाई वहां पे AR ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो डेवलपमेंट तो वैसे ही नहीं की, तो लिम्ब नहीं बनेगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमको बताते हैं इंटरेक्शन AR के बीच में और mesenchyme के बीच में। Thus, although the mesenchyme cells induce and sustain the AR and determine the type of limb to be formed, the AR is responsible for sustained outgrowth and development of the limb। यहाँ पे क्या लिखे कि इन सारे जो स्ट्रक्चर में था, आपने देखा कहीं आपने AR को रिमूव कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, जब आप mesenchyme को रिमूव कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो mesenchyme सेल्स होती है ना वो ये डिटरमाइन करेंगी कि क्या लिम्ब का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन AR भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एक सस्टेन्ड एक बढ़िया डेवलपमेंट कराने के लिए लिम्ब का। तो AR क्या करता है कीप्स द mesenchyme cells directly beneath it in a state of mitotic proliferation and prevent them from forming cartilage। तो AR क्या करता है, ये AR है, इसके नीचे हमारी mesenchymal cells है जो डायरेक्ट लगातार डिवाइड करती है। तो लगातार इनको डिवाइड करने की स्टेट में कौन रखता है, AR रखता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। तो अभी हमने बात की AR की। AR हमारी क्या थी, एक्टोडर्मल कंपोनेंट था। ठीक है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज था। अब बात करते हैं हम प्रोग्रेस जोन की, जो मेसोडर्मल कंपोनेंट होता है। ये जो हिस्सा हमेशा जो मेसेनकाइम सेल्स का जो एरिया लगातार डिवाइड करता रहता है, प्रोलिफरेट करता रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेस जोन कहते हैं। वो मेसोडर्मल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे मेसेनकाइम सेल्स है। ठीक है, तो देखिए the proximal distal axis is defined only after the induction of the apical ectodermal ridge by the underlying mesoderm। तो यही बात देखिए कि जो proximal axis distal है वो कब बनती है, भाई दोनों के इंटरेक्शन से ही बनेगी। एपिकल जब मेसोडर्म क्या करता है, अंडरलाइन जो मेसोडर्म है वो एपिकल एक्टोडर्मल रिज को इंडक्ट करेगा, मतलब बनाता है, तभी हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड है वो बननी शुरू होगी। द लिम्ब बड इलोंगेट्स बाय मींस ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द मेसेनकाइम सेल्स अंडरनीथ द एआर। जो लिम्ब बड है वो बढ़ती कैसे, इतनी बड़ी थी फिर इतनी बड़ी हुई फिर इतनी बड़ी हुई, कैसे होती, क्योंकि उसके नीचे जो मेसेनकाइमल सेल्स है वो हमेशा क्या कर रही है, लगातार डिवाइड कर रही हैं, तो वैसे ही इलोंगेट होती रहती है, बढ़ती रहती है। दिस रीजन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड द प्रोग्रेस जोन। और यही जो रीजन है मेसेनकाइम का, जो एपिकल एक्टोडर्मल रीज के नीचे जो हिस्सा है मेसेनकाइमल सेल्स का जो लगातार डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस जोन कहते हैं। और इट एक्सटेंड्स अबाउट 200 माइक्रोमीटर इन फ्रॉम द एआर। और एआर से ये कितना, मान लीजिए ये एआर है, तो एआर से ये 200 माइक्रोमीटर तक के एरिया में रहता है। कौन, प्रोग्रेस जोन। Molecules from the AR are thought to keep the progress zone mesenchymal cells dividing, and this is now thought that the FGFs or the molecules responsible। और AR का काम क्या है कि जो उसके नीचे जो अंडरलाइन उसके नीचे मेसोडर्म है, जो मेसेनकाइम सेल है, उसको हमेशा प्रोलिफरेशन स्टेज में रखने का काम है उसका। तो ये काम कौन सा मॉलिक्यूल करता है, तो FGF करता है। FGF क्या करवाता है, हमेशा उस मेसेनकाइमल सेल्स को प्रोलिफरेशन स्टेट में, डिवीजन स्टेट में रखने के लिए हेल्पफुल होता है। द माइटोटिक स्टेट ऑफ द प्रोग्रेस जोन इज मेंटेन्ड बाय इंटरैक्शंस बिटवीन द FGF प्रोटीन्स ऑफ द प्रोग्रेस जोन ऑफ द AR। तो हमेशा किस तरीके से वो माइटोटिक जोन में रहता है, प्रोग्रेस जोन, FGF प्रोटीन की वजह से, जो AR FGF रिलीज करता है उसी की वजह से वो हमेशा प्रोलिफरेशन फेज में, सेल डिवीजन के फेज में रहता है। FGF10 secretion by the mesenchymal cells induces the AR and it also induces the AR to express FGF10। क्या करता है कि ये जो ये वाली बात हमने की फॉर्मेशन में, तो देखा कि यहाँ पे
ये क्या करता है, ये FGF10 रिलीज करता है और ये पूरा हमने मैकेनिज्म देखा, और ये क्या करेगा, FGF8 रिलीज करता है, और यही हमेशा मेंटेन करके रखता रहता है क्योंकि इनके बीच में एक पॉजिटिव लूप चलता रहता है। तो FGF8 रिलीज बाय द सिक्रेटेड बाय द AR रेसिप्रोकेट्स बाय मेंटेनिंग द माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रेस जोन मेसेंकाइम। तो हमेशा उसको प्रोग्रेस प्रोलिफरेटिंग फेज में रखने का काम कौन करता है, FGF8। FGF8 कौन रिलीज करता है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक है, अब हॉक्स जीन का इसमें क्या काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हॉक्स जीन का इसमें क्या काम है, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस की स्पेसिफिकेशन में। तो देखिए, स्टाइलोपोड, जिगोपोड और ऑटोपोड की हमने बात की थी। एक सेकेंड, डायग्राम बना ही देते हैं। और ये कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला इससे स्टाइलोपोड होता है, ये जिगोपोड, ये ऑटोपोड, ठीक है। तो स्टाइलोपॉड में जो स्कैपुला, स्कैपुला जो ये पेक्टोरल गार्ड जो शोल्डर के पास वाली बोन होती है उसको वहाँ पे इसको स्कैपुला होता है, और ये अंदर ये हमारी क्या है, एक सेकेंड, ये हमारी ह्यूमरस है, ये ये रेडियस है, इससे जुड़ा ही रहेगा, इतना दूर क्या हो गया, ये अल्ना है, और यहाँ पे फैलेंजेस है, सॉरी मेटाकार्पल है, और ये फैलेंजेस है जो हमारी, ठीक है, इधर। तो स्कैपुला जो होता है उसमें हॉक्स 9 एक्सप्रेस होता है, ठीक है, और ह्यूमरस में हॉक्स 10, ठीक, हॉक्स 10। रेडियस अल्ला, इस हिस्से में क्या होता है, हॉक्स 11 का एक्सप्रेशन होता है, और इस हिस्से में क्या होता है, मेटाकार्पस हॉक्स 12 का और हॉक्स 13 का डिजिट्स बनाती है। हॉक्स 13 का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो डिजिट्स बनती है। हॉक्स 13 के म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ह्यूमंस में वो फ्यूज डिजिट्स बन जाती है, जुड़ी हुई, मतलब जैसे हमारी उंगलियां अलग अलग सेपरेटेड हैं, तो अगर हॉक्स 13 में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उंगलियां ऐसे जुड़ी रहती हैं आपस में, तो ये हो जाता है। तो देखिए, ये जो स्टाइलोपोड, जिगोपोड, ऑटोपोड को इसको याद करने का तरीका वैसे सजा से याद रख सकते हैं, सजा से, ठीक है, स्टाइलोपोड, जिगोपोड, ऑटोपोड, और इसका जो ऑर्डर है ये भी आसानी से याद हो जाएगा। एक बार स्टाइलोपोड, जिगोपोड, ऑटोपोड लिख ले। अगर आपको बोन याद है तो बोन याद करनी पड़ेगी, स्कैपुला, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, मेटाकार्पस और डिजिट्स है। तो स्कैपुला में क्या होता है, हॉक्स 9 का एक्सप्रेशन होता है, तो स्कैपुला आएगी, ठीक है, हॉक्स 10 होगा, ह्यूमरस में एक्सप्रेस होता रहता है, रेडियस अल्ना में हॉक्स 11, ठीक है, और हॉक्स 12 में मेटाकार्पस, और हॉक्स 13 ऑटोपॉड वाले यहाँ पे क्या होता है, हॉक्स 13 का होता रहता है एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो गया, हमने बात की अभी किसकी, एंटीरियर सॉरी प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस की स्पेसिफिकेशन की, कि प्रॉक्सिमल एक्सिस डिस्टल डिस्टल एक्सिस कैसे बनती है, ठीक है। इंटरेक्शन होता रहता है, फोर लिम्ब कैसे बनता है उसका हमने यहाँ पे देखा ना, ये वाला ऐसे, ठीक है, और हिंड लिम्ब में भी ये चीज़ साइकिल चलती है। ये वाला जो चीज़ है ना, आपको याद हो जाएगी कैसे कैसे इंटरेक्टेड। तो यहाँ पे जो मेसेंकाइमल सेल्स होती हैं और एपिकल एक्टोडर्मल रीज के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, और क्या होती रहती है, बनती रहती है हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस। हॉक्स जीन का भी क्या काम है यहाँ पे, तो हमने देख लिया कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या एक्सप्रेस करती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। प्रॉक्सिमल डिस्टल बनने के बाद क्या बनता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनती है। एंटीरियर मतलब थंब वाला हिस्सा, और पोस्टीरियर वाले में हमारी क्या आती है, पिंकी फिंगर, जो मिडिल सॉरी लिटिल फिंगर होती है, जो छोटी वाली, सबसे लास्ट वाली। तो यहाँ पे काम आता है हमारा क्या, यहाँ पे काम आते हैं हमारे जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी क्या होती है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारी, ये है हमारी एपिकल, पता ना हो गया, एपिकल एक्टोडर्मल रिज है यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा जो है हमारा क्या है, ये पूरा है हमारा प्रोग्रेस जोन है, हमने बात की ना, प्रोग्रेस जोन यहाँ पे होता है, जो मेसेंकाइमल सेल्स होती हैं वो लगातार प्रोलिफरेशन की स्टेज में होती हैं, तो स्टेज में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस जोन। यहीं प्रोग्रेस जोन में यहाँ पे इधर एक पोस्टीरियर हिस्से में जोन ऑफ कुछ सेल्स होते हैं, मेसेंकाइमल सेल्स ही होती हैं यहाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ZPA होता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे होता है क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए, द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज स्पेसिफाइड बाय अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू नियर द पोस्टीरियर जंक्शन ऑफ द यंग लिम्ब बड एंड द बॉडी वॉल। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस किससे बनती है भाई, एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ होता है किसका, मेसोडर्मल सेल्स का होता है, नियर द पोस्टीरियर जंक्शन, ये पोस्टीरियर है, ये क्या है, एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है,
यहाँ पे लिम्फ बड के पोस्टीरियर जंक्शन पे एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेसोडर्मल सेल्स होती हैं। इसको हम क्या करते हैं, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी ZPA। ठीक है, तो ये क्या बनाती है ZPA, हमारी पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस बनाती है। When this tissue is taken from a young bird and transplanted into a posterior on the anterior position on the anterior side of another limb bud, the number of digits of resulting wing is doubled। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि देखिए ये जो जेडपीए होता है वो कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर एंड पे पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया गया, एक दूसरा लिया गया, या एपिकल एक्टोडर्मल रीज है। ठीक है, थोड़ा सा और डार्क कर रहे हैं, ये एपिकल एक्टोडर्मल रीज है और ये हमारी क्या है, ये हमारी है जो प्रोग्रेस जोन है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी पहले से एक वो मौजूद है हमारा, यहाँ पे एक वो है जेडपीए है। क्या किया गया कि इस यहाँ का जेडपीए उठा के, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, जेडपीए उठा के यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया एक और जेडपीए, तो यहाँ पे 2 जेडपीए हो गए। और जेडपीए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस बनाने के लिए क्या है, इस रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे विंग का डबल हो गया, मतलब यहाँ पे जो मान लीजिए डिजिट्स ऐसे बननी थी, ये 2 ऐसे बन गई, पूरी डबल हो गई, ये चीज़ हुआ। तो इससे हमें ये पता चला कि डिजिट्स बनाने के लिए ये पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहीं पे लिखा है कि रिजल्टिंग विंग इज डबल्ड, मोर ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स्ट्रा सेट ऑफ डिजिट्स आर मिरर इमेजेस ऑफ द नॉर्मली प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर। और जो डबल स्ट्रक्चर हुई थी वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस थी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये डिजिट्स बनाने काम आएगी। पोस्टीरियर जो हमारी देखिए सबसे लास्ट वाली फिंगर है, तो वहाँ पे देखिए मान एकदम लास्ट में समझिए कि वहाँ पे क्या है, हमारी जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी है। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी का काम क्या है, पोस्टीरियर एंटीरियर जो हमारी एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस उसको बनाने में काम में आती है। अब ये तो हो गया कि जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी पोस्टीरियर एक्टिविटी पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस बना के काम में आती है। कौन सा मॉलिक्यूल ये काम करवाता है, तो मॉलिक्यूल होता है भाई सोनिक हेजहॉग, SHH होता है इसमें। मतलब अब हम यहाँ पे कहाँ गया, ड्रॉ करें तो इसमें क्या है हमारी, इसमें है हमारी सोनिक हेजहॉग मौजूद है, इसमें SHH है, इसको डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मौजूद है, सोनिक हेजहॉग है। जोनो पोलराइजिंग एक्टिविटी में सोनिक हेजहॉग है जो क्या बनवाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाती है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब बर्ड टू एक्सप्रेस सोनिक हेजहॉग, तो इसमें क्या होता है कि जो सोनिक हेजहॉग है appears to be activated by FGF प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड AR। जो AR बनी होती है वही क्या करती है, वो सोनिक हेजहॉग को यहाँ पे एक्टिवेट करती है कि तुम भाई अब बनाओ पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस। FGF8 इज सिक्रेटेड फ्रॉम द AR एंड इज कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग सोनिक हेजहॉग। AR हम जानते हैं FGF8 रिलीज करता है, मीजोडर्म वाला हिस्सा जो FGF10 बनाते हैं, बाद में वो बीटा कैटेनिन के द्वारा WNT3A के द्वारा FGF8 की सिंथेसिस करवाता है। ये जो FGF8 होती है ये सोनिक हेजहॉग को भी एक्टिवेट कर देती है, किसमें, ZPA में, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में, कि तुम भैया पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस बनाओ। अब होता क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सोनिक हेजहॉग की कंसंट्रेशन है, ये मान लीजिए ये सबसे हम अपना एग्जांपल लें, अगर ये थंब है, ये वाली उंगली, फिर ये वाली सबसे छोटी वाली, ये तो पता नहीं क्या है। ठीक है, तो देखिए तुम अगर एग्जांपल के लिए लिए तो यहाँ पे पोस्टीरियर वाले हिस्से में इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है सोनिक हेजहॉग का। ठीक है, फिर इसमें यहाँ से थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा कम, और या इधर तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो पोस्टीरियर हिस्से में सोनिक हेजहॉग का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर कंसंट्रेशन कम होते जाता है। तो ये हमारा हो गया, किसका हमने बात कर ली, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस की जनरेशन की भी बात कर ली। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस किससे बनता है बताइए, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी से। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी क्या है, जो हमारी प्रोग्रेस जोन है उसी में ही क्या होता है, एक छोटा सा मिजोरम का ही हिस्सा होता है जो क्या करता है, जिसमें सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन होता रहता है और वो बनवाता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस। डन। अब हमने दोनों देख लिए, पोस्टीरियर एंटीरियर भी देख लिया, प्रॉक्सिमल डिस्टल भी देख लिया। अब क्या हमारा बचा है, अब हमारा बचा है जनरेशन ऑफ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। जनरेशन ऑफ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। अब डॉर्सल वेंट्रल मतलब ये वेंट्रल जो हमारा पाम वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो नकल वाला हिस्सा हम जिसे कहते हैं वो होता है डॉर्सल। तो देखिए द थर्ड एक्सिस ऑफ द लिम्ब डिस्टिंग्विशेस द डॉर्सल लिम्ब फ्रॉम द वेंट्रल लिम्ब। ठीक है,
थर्ड एक्सिस में क्या होता है, डोर्सल वेंट्रल होता है, डोर्सल में हमारा नकल और वेंट्रल में आता है पार वाला हिस्सा। One molecule that appears to be particularly important in specifying the dorsal ventral polarity is WNT7। ये important डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कौन करवाता है, WNT7A करवाता है, बनाता है। जैसे पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस में कौन सा मॉलिक्यूल करवाता है, सोनिक हेजहॉग करवाता है, वैसे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, WNT7A प्रोटीन जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो WNT7 होता है वो डोर्सल हिस्से में एक्सप्रेस होता रहता है, वेंट्रल में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए WNT7A जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द डोर्सल मेसेनकाइम ऑफ चिक एंड माउस लिम्ब बर्ड। जो WNT7A है वो डोर्सल जो मेसेनकाइम है, डोर्सल हिस्सा है, वहाँ पे एक्सप्रेस होता रहता है। WNT7A क्या करता है, इंड्यूसेस एक्टिवेशन ऑफ द LMX1 जीन इन द डोर्सल मेसेनकाइम essential for specifying dorsal cell fats in the limb। WNT7A जीन क्या करता है, ये LMX1 जीन को है क्या करता है, एक्टिवेट करता है डोर्सल मेसेनकाइम में, और ये दोनों क्या करते हैं मिलके, ये डोर्सल सेल फेट की जो डोर्सल हिस्से में जो उसका पेट है उसको डिसाइड करते हैं। RFNG is also expressed in the dorsal ectoderm। RFNG जो जीन है वो भी डोर्सल एक्टोडर्म में एक्सप्रेस होती रहती है। The inhibitory interaction between EN1 expressing cell and RFNG expressing cells determine the ventral position। देखिए यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल को कौन डिसाइड कर रहा है, सबसे पहली बात तो WNT7A। WNT7A क्या कर रहा है, LMX1 को एक्टिवेट कर रहा है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, सेल फेट की डोर्सल जो फेट है उसको डिसाइड करेंगे। तो डोर्सल को तो डिसाइड कर रहा है, चलिए हमें पता चल गया कौन, WNT7A। वेंट्रल का क्या, देखिए ये अगर मान लीजिए ये हमारी हिस्सा है तो ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है, तो WNT7A है और RFNG है और LMX1 है, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, डोर्सल वाला हिस्सा बना देंगे। वेंट्रल में क्या होता है, वेंट्रल में अकेले EN1 होता है जीन, ये एक्सप्रेस होता है, ये वेंट्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। EN क्या करता है, ये RFNG को और WNT7 को, ये दोनों कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं, डोर्सल वाले हिस्से में, तो इन दोनों को ये इनहिबिट कर देता है और वेंट्रल में खुद अकेला एक्सप्रेस होता रहता है और वेंट्रल हिस्सा बनाता है, ठीक है। तो WNT7 होते हैं, LMX1 होता है और RFNG सब मिलकर क्या करते हैं, डोर्सल पैटर्निंग बनाते हैं। तो ये आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि डोर्सल वेंट्रल किससे बनता है। डोर्सल वाले हिस्से में तीन तीन होते हैं, WNT7 में जो है वो क्या है, WNT7A प्रोटीन ही है, वो LMX1 को एक्टिवेट करता है और RFNG को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर डोर्सल एक्सिस बनाते हैं। वेंट्रल में कौन होता है, EN1 जीन एक्सप्रेस होता है और वेंट्रल साइड वो बनाता है। अगर WNT7 जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, जो वहाँ पे डोर्सल अब हिस्सा बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो डोर्सल साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप म्यूटेशन कर दे रहे हैं WNT7A में या हो जा रहा है तो वहाँ पे डोर्सल हिस्सा नहीं बनेगा और स्पॉज जो है वो उनका सोल पैड बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। तो देखिए हमने तीनों बात कर ली, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड की भी बात की, कैसे बनता है, एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की भी बात की। अब एक पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन होता है तीनों में, तीनों मिलकर काम करते रहते हैं, जो तीनों एक्सिस है प्रॉक्सिमल डिस्टल एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब क्या आपस में कोऑर्डिनेट वे में काम करते रहते हैं। तो कैसे काम करते हैं कि सोनिक हेजहॉग इन ZPA एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ FGF4 जीन इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द AER। सोनिक हेजहॉग क्या करता है, ZPA में होता है, अभी हमने देखा, तो ये FGF4 की एक्सप्रेशन जो AER है, AER में FGF8 क्या होता है, एक्सप्रेस होता रहता है, ठीक है, पहले से ही। वहाँ पे FGF4 की भी एक्सप्रेशन को ये क्या कर देता है, करता रहता है, एक्टिवेट करता रहता है, ठीक है। देखिए हमने सब देख लिया, यहाँ पे बस हम देख रहे हैं कि इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, कैसे तीनों साथ में मिलकर चलते रहते हैं। FGF4 एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन रिक्रूटिंग मेसेनकाइमल सेल्स इनटू द प्रोग्रेस जोन। अब ये जो FGF4 एक्सप्रेस हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उनको हमेशा प्रोग्रेस जोन में रखने के लिए, प्रोलिफरेशन स्टेज में रखने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो क्रिटिकल इन मेंटेनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ सोनिक हेजहॉग इन ZPA। और ये सोनिक हेजहॉग की जो एक्सप्रेशन है ZPA में उसको भी मेंटेन करके रखा रहता है। Therefore, the AER and the ZPA mutually support each other through the positive loop of sonic hedgehog and FGF4। और इस तरीके से एक पॉजिटिव लूप बना के रखे रहते हैं, AER और ZPA है, दोनों किसी चीज़ की अमाउंट को, एक्सप्रेशन को खत्म कम नहीं होने देने रहते हैं। WNT7 होता है वो किस लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के लिए भी थोड़ा सा वो होता है,
रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंथेसिस ऑफ सोनिक हेजहॉग इज स्टिमुलेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ FGF4 एंड WNT7A प्रोटीन। जो सोनिक हेजहॉग की सिंथेसिस है वो FGF4 और WNT7A प्रोटीन दोनों मिलकर बनाए रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक टॉपिक है कि कैसे तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। अब आती है सेल डेथ एंड फॉर्मेशन ऑफ डिजिट एंड जॉइंट। और सब देखिए हमारे पास, मतलब कि हमारे पास ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन चुका है। ये स्टाइलोपॉड, ये जिगोपॉड और ये ऑटोपॉड, ये बन चुके हैं। तो ये क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारी उंगलियां हैं, हम 5 अब ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सब बन चुके हैं। तो ये पहले फ्यूज होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं। और अगर फ्यूज होता है तो हम इसको वेब्ड कहते हैं। जैसे कुछ वो होती है ना ऐसे चिड़िया ऐसे होती है, उनकी वेब्ड फीट होती है ऐसे, तो ये जुड़ा रहता है आपस में। तो इसको ख़त्म करने के लिए, प्रॉपर डिजिट्स बनाने के लिए, उंगलियां बनाने के लिए क्या होता है, सेल डेथ जरूरी होती है। सेल डेथ, ठीक है। क्यों, मतलब अलग से बनाएं अगर ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर, तो समझने के लिए, ठीक है। और ऐसा कुछ ये बीच बीच में हमारी सेल्स है, तो ये सेल्स जो रेड वाली हिस्सा यहाँ से हटेगा तभी तो ये दोनों ये अलग होंगे, और अलग हमारी जैसे उंगलियां हैं पांचों, तो ये सेपरेट है, वैसा होगा। तो सेल डेथ होता है जो डिजिट्स का फॉर्मेशन करता है, जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सेल डेथ प्लेज अ रोल इन स्कल्पटिंग द लिम्ब। लिम्ब बनाने के लिए क्या होता है, सेल डेथ होना बहुत जरूरी है। बिटवीन द टाइम व्हेन द सेल्स डेथ इज डिटरमाइंड एंड व्हेन सेल डेथ एक्चुअली टेक्स प्लेस, लेवल ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल डिक्रीज ड्रामेटिकली। और इतने देर में सेल डेथ होने का जब प्रोग्राम बनाया जाता है कि अब भैया सेल डेथ करनी है, और ये सेल डेथ प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या किया जाता है, DNA के लेवल को, RNA के लेवल को, प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल को डिक्रीज कर दिया जाता है। क्या जरूरत है भाई, उसको तो मरना ही है। तो इसमें सेल डेथ होती है। सेल डेथ किस लिए होती है, जिसके फॉर्मेशन के लिए। सिग्नल कहाँ से आता है एपोप्टोसिस के लिए, जो सेल डेथ के लिए। तो the signal for apoptosis in the autopod is probably provided by the BMP proteins. BMP proteins bone morphogenetic proteins जो होती है, ये सिग्नल देती हैं एपोप्टोसिस के लिए और प्रॉपर उंगलियां बनाने के लिए। कौन कौन सी होती है, BMP4, BMP2, BMP7 और ईच एक्सप्रेस्ड इन द इंटरडिजिटल mesenchyme एंड ब्लॉकिंग BMP सिग्नलिंग प्रिवेंट्स इंटरडिजिटल एपोप्टोसिस। ये जो इंटरडिजिटल है, जो डिजिट्स के बीच में जो जगह है, तो वहाँ पे ये तीनों एक्सप्रेस होती रहती हैं और BMP सिग्नलिंग को क्या करती रहती है, प्रिवेंट करती रहती है। सिंस दीज BMPs are expressed throughout the progress zone mesenchyme, it is thought that the cell death would be the default state unless there were active suppression of the BMPs. Next है कि this suppression may come from the Noggin protein which is made in the developing digits and in the perichondrial cells surrounding them. If Noggin is expressed throughout the limb bud, no apoptosis is seen. अगर नॉगिन को क्या करना है, सेल डेथ करवाने के लिए, BMP प्रोटीन है जो सिग्नल देगी सेल डेथ करवाने के लिए, यहाँ पे है ना, एपोप्टोसिस करवाने के लिए। फिर क्या किया जाता है, जब हो जाती है तो BMP को सप्रेस कर दिया जाता है। सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है, नॉगिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और अगर नॉगिन का एक्सप्रेशन पूरी लिम्ब बड में ही होता रहेगा तो एपोप्टोसिस नहीं दिखेगी। ये बात है, इस चीज़ को शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है। ये इसका है, सेल डेथ का ये चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि BMP जो कार्टिलेज फॉर्मेशन है, कार्टिलेज फॉर्मेशन करवाएगा WNT पाथवे के द्वारा, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन होता है। फिर WNT बीटा कैटेनिन पाथवे के द्वारा क्या किया जाता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन और DKK एपोप्टोसिस को क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया, WNT बीटा कैटेनिन पाथवे के द्वारा किया जाता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन को स्टिमुलेट किया जाता है और DKK फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट किया जाता है एपोप्टोसिस के लिए। BMP बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन और FGF दोनों मिलकर क्या करते हैं, DKK जो जीन है उसको एक्टिवेट करते हैं और DKK ये हमारा क्या करवाता है, एपोप्टोसिस करवाता है, सेल डेथ करवाता है। तो इस यहाँ पे पूरा इसका शॉर्ट दिया गया है। BMP क्या करवाता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, BMP जो कार्टिलेज बना है वो WNT बीटा कैटेनिन पाथवे के द्वारा क्या करता है, यहाँ पे DKK1 की फॉर्मेशन करवाता है। BMP और FGF दोनों मिलकर भी क्या करते हैं, DKK को एक्टिवेट करते हैं और फाइनली हमारी एपोप्टोसिस हो जाती है। और एपोप्टोसिस हो जाती है तो उंगलियां मतलब हमारी सेपरेट हो जाती हैं। तो एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा भी पूरा हो गया। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया, हमारी लिम्ब बन गई, ठीक है।
ये हमारा पूरा हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो भी पूरा हो गया कि कैसे लिम्ब डेवलपमेंट होता है टेट्रापोड्स में। ठीक है।